Good morning to one and all. My name is Kapil Chopra, your physics teacher. So, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर विच इज़ यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। हम सब ने अभी तक कुल मिला के 3 चैप्टर्स पर काम कर लिया है, जिसमें से चैप्टर 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें फ़िज़िक्स का और कुछ खास उसमें था नहीं। एक सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन, फ़िज़िक्स में किसने क्या किया है क्या नहीं किया, एक तरह से वो फ़िज़िक्स का कम इंग्लिश का ज़्यादा चैप्टर था। और नो डाउट वो पढ़ना ज़रूरी था ताकि हमें अपने इंडियन साइंटिस्ट एंड उनकी थ्योरीज़ और उनके रिसर्च के बारे में पता चले। ओके, सो उसके बाद हमने चैप्टर 3 कर लिया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन अ प्लेन हमने चैप्टर 4 कर लिया, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में लगभग सारा पढ़ लिया था। और उसके अंदर 1-2 डेरिवेशंस रह गई थी, नो डाउट क्लास शुरू होते ही वो डेरिवेशंस भी हो जाएंगी, उनके प्रूफ रह गए थे, सिर्फ डेरिवेशन हमने कर ली थी मेन। तो चलो आज नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसका इंट्रोडक्शन देंगे। सो अगेन दिस इज़ कपिल चोपड़ा फ्रॉम हिमगिरी पब्लिक स्कूल वेयर लर्निंग इज़ जॉय। लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, आज के मैं अगर चैप्टर की बात करूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो इसमें हम सब कुछ वो पढ़ेंगे जो हमें किसी भी टर्म की यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। अब देखो यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स को अगर मैं आम भाषा में, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं आम भाषा की बात करूँ कि अगर यूनिट्स की बात करूँ मैं आप लोगों की, तो यूनिट्स कोई भी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट्स कोई भी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इन्वॉल्व करती है कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। यूनिट्स हमने कुछ ऐसी टर्म्स बनाई हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे कि फोर्स, मास, ओके, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या फिर सिंपल मैं कहूँ टेम्परेचर, या फिर सब्सटेंस की क्वांटिटी के बारे में, जो कि इंटरनेशनली, मतलब कि अगर इस पूरी अर्थ पर 208 कंट्रीज़ हैं तो 208 कंट्रीज़ में वो टर्म एक्सेप्ट होगी, फोर्स के लिए भी, मास के लिए भी, टाइम के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, एक तरह से यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ, यूनिट एक तरह का सरनेम है, जिस तरीके से हम सबका अलग अलग सरनेम होता है। ठीक है, हम अपने नाम के पीछे अलग अलग सरनेम लगाते हैं, कुमार, चोपड़ा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है, उसी तरह हर एक यूनिट का कोई ना कोई सरनेम होता है। ठीक है, सॉरी, हर एक क्वांटिटी का कोई ना कोई सरनेम होता है जिसे हम यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मास का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो है किलोग्राम, टाइम की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो यूनिट है वो है सेकेंड। ठीक है, करंट की जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो है एम्पियर। ओके, सो यूनिट को एक तरीके से हम किसी भी टर्म का, मतलब किसी भी क्वांटिटी का हम सरनेम बोल सकते हैं। और जहाँ तक डेफिनेशन की बात हुई, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट्स को क्या किया गया है, यूनिट्स को सिंपली डिफाइन करा गया है कि ये मेजरमेंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। ओके, सिंपल सी बात थी। चलो, एक डेफिनेशन होगी, अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड यूनिट। अब ये फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड यूनिट होती क्या है। देखो बच्चों, जो यूनिट फंडामेंटली गिवन कर दी जाती हैं इंटरनेशनल फिज़िक्स एसोसिएशन की तरफ से या फिर किसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। मतलब कि ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ये डिराइव नहीं करी जा सकती, ये आप लोगों को दिमाग में बिठानी पड़ेगी। एक तरह से ये बेस है। ठीक है, ये बेस है आपकी सभी यूनिट्स का, इसी के ऊपर आपकी सारी यूनिट्स डिराइव्ड होंगी। तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, वो यूनिट्स होती हैं जो कि किसी भी टर्म की फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, या फिर इसको एक और स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस में लेके जाऊँ, द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, मतलब कि जो फिक्स है। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आगे और यूनिट्स बनेगी। अब इसके बाद आती है कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो कि इन बेस यूनिट को यूज़ करके बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ओके, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो होता है F इजिकल टू एम ए। तो एम से हमारा आ जाता है मास से किलोग्राम, ठीक है, एक्सेलरेशन से आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक
न्यूटन की एक नई यूनिट बन जाती है। ठीक है, अब जो ये न्यूटन हो गया ये कम्बिनेशन है मास और एक्सेलरेशन की यूनिट का, तो इसलिए हम इसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हमें जस्ट पढ़नी है इस चैप्टर में। अगर मैं बात करूँ, ये चैप्टर वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है और इजी सा क्वेश्चन आता है, अपना मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। बट अगर मैं नीट की तरफ से इसको लेके चलूँ या फिर आईआईटी की टर्म्स में लेके चलूँ, तो ये चैप्टर आप लोगों का मे बी आगे यूनिट्स के लिए तो नहीं, पर आगे इसमें 2-3 टर्म्स आती है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर मेजरमेंट। ये इस चैप्टर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसके अलावा इसमें डिजिट आ जाती हैं, एक्यूरेसीज आ जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूलास एंड इक्वेशन आ जाती हैं। कभी कभार ये नीट में पूछ लिया जाता है, बट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और छोटे छोटे इसमें डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स आती हैं जो हम आगे देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और डेफिनेशन आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। देखो, अभी हमने 2 यूनिट्स पढ़ी, एक यूनिट पढ़ी फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट, ठीक है, और एक यूनिट पढ़ी डिराइव्ड यूनिट। इन दोनों यूनिट्स का, बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट को अगर मैं कंबाइन कर दूँ ना, ठीक है, इन सबको मैं कंबाइन कर दूँ तो एक टर्म बनती है, एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इट इज़ द एडिशन ऑफ बेस यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, बेस यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट बन जाएगा। ओके, ये भी एक सिंपल डेफिनेशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बताया कि कुछ हमारी बेस यूनिट्स होती हैं, कुछ हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इसको देखते हैं कि ये बेस यूनिट है कि फंडामेंटल यूनिट है। तो देखो, लेंथ, अगर मैं बात करूँ लेंथ की, मैं एक बारी पेन ले लेता हूँ यहाँ पर। चलो हाँ, अगर मैं यहाँ पर लूँ सबसे पहले डिराइव करने के लिए कि लेंथ क्या है, तो देखो बच्चों, लेंथ हमारी बेस यूनिट में गिनी जाती है। लेंथ के लिए आपका फिक्स्ड होता है सिंबल m, और m यहाँ पर स्टैंड करता है मीटर के लिए। तो ऐसा यूनिट जो लेंथ की फिक्स करी गई है वो है आप लोगों की मीटर। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं सेकंड यहाँ पर बात करूँ मास की, तो मास क्या है, मास भी आप लोगों की एक ऐसा यूनिट इसकी फिक्स करी गई है जिसको के और जी से डिनोट करा जाता है, केजी से, और इसकी बेस यूनिट जो है आप लोगों की गिवन करी जाती है बाय किलोग्राम। टाइम की अगर मैं थर्ड की बात करूं, टाइम भी आप लोगों की फिक्स्ड यूनिट में रखा गया है, बेस यूनिट में, इसे इसकी जो यूनिट होती है इसको हमने फिक्स कर रखा है सेकंड। अच्छा, अगला क्या है, फोर्स। अब देखो, फोर्स मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में पहले ही बता दिया था, फोर्स एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है ना। फोर्स कम्बिनेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूले से, तो ये डिराइव्ड यूनिट में आता है। अच्छा, अगला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, इलेक्ट्रिक करंट बेस यूनिट में आता है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल की टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है सिस्टम का जो कि कंटेन करता है, ठीक है ना, एज मैनी एंटेंटेरिस या फिर एटम इन द 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। जो कार्बन एटम होता है उसका 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन एटम को हम 1 मोल कह देते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन थी जो आपने 10th में केमिस्ट्री में ऑफकोर्स करी होगी। फिजिक्स में अब इनका कोई खास रोल नहीं है, केमिस्ट्री में अगेन नो डाउट ये दोबारा आएंगी। तो ये कुछ एग्जांपल थे, ठीक है, टर्म्स के। एंड आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो देखो, अब हमने कहा कि एसआई यूनिट की, वैसे मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताना भूल गया। एसआई यूनिट को आप लोगों की फ्रेंच की जो गवर्नमेंट थी या फिर फ्रेंच की जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट थी, उन्होंने डिराइव किया था और उन्होंने इसको नाम दिया था सिस्टमैटे इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एक फ्रेंच का वर्ड है, इसको ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि ऐसा यूनिट्स वो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड यूनिट है जो कि वर्ल्ड में हर जगह एक्सेप्ट की जाती हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखो कई सारी यूनिट्स आती हैं, ठीक है ना, हर जगह अलग अलग आप लोगों की यूनिट्स यूज़ होती हैं।
अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जब तक ये ऐसा यूनिट नहीं आई थी तो हम MKS या CGS को प्रेफर करते थे। अब MKS का मतलब क्या था? MKS का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। MKS का क्या मतलब था? MKS का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकंड। हम ये यूज़ करते थे, हम ज़्यादातर अपने डिस्टेंस को मीटर में और अपने अधिकतर मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र करते थे, या फिर अगर छोटे डिस्टेंस होते थे उनको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेज़र करते थे। ऐसे ही वर्ल्ड के अलग अलग जगह में चला जा रहा था, क्योंकि हमने अंडर द ब्रिटिशर्स 200 ईयर उन्होंने हम पे रूल करा था, तो वो भी यही यूज़ करते थे, हम भी यही यूज़ करते थे। और कुछ देश ऐसे थे जैसे कि अमेरिका या फिर और कनाडा, तो वो FPS यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड को यूज़ करना पसंद करते थे। तो इससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी जब रिसर्च पब्लिकेशंस होती थी। जब आप PhD करते हैं तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं कुछ ना कुछ, तो काफ़ी सारे रिसर्च पेपर को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, थ्योरीज लैग हो रही थी। तो तब ऐसा यूनिट डिराइव की गई थी जिसमें ये तीनों की तीनों यूनिट CGS, FPS एंड MKS तीनों को हटाकर हमने एक ऐसा यूनिट को अपना फिक्स कर दिया था कि आज से 1971 से हम ऐसा यूनिट को यूज़ करेंगे। 1971 में ये फिक्स कर दी गई थी और 7 ऐसा यूनिट को आप लोगों का बेस यूनिट बनाया गया था, जिसमें से 7 ऐसा यूनिट आप लोगों की ये रही। सबसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी यूनिट है लेंथ, अगली है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवन्थ है लुमिनस इंटेंसिटी। अब ये जो सेवन्थ लुमिनस इंटेंसिटी है, इससे काफ़ी सारे बच्चे अभी तक मेरे हिसाब से रूबरू नहीं हुए होंगे। ये एक नई यूनिट है, तो इस श्रीमान का परिचय दे देता हूँ मैं। ये जो सेवन्थ वाली यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी, ये आप लोगों की हमेशा यूज़ होती है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, या फिर आम भाषा में कहूँ तो ये लाइट के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है। ठीक है, मोनो का मतलब जब भी आपको कहीं पर भी मोनो लिखा दिख जाए तो आप लोग ये समझ जाइए कि वहाँ पर किसी सिंगल चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर, ओके। तो ये 7 यूनिट थी आप लोगों की जो कि SI में कन्वर्ट की गई। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगेन लेंथ की, तो लेंथ आप लोगों की मीटर में बताई जाती है। अगर मैं बात करूँ मास की, तो मास आपका किलोग्राम में बताया जाता है। अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम आपका सेकंड में बताया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो ये एम्पियर में, टेम्परेचर की बात करूँ तो केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूँ तो ये मोल में बताया जाता है। अब इसका जो सिंबल है बच्चों, ये याद रखना, हर एक के सिंबल को शॉर्ट में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन इसके सिंबल को ज़्यादा शॉर्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया। इसको MOL लिखते हैं, सिर्फ E को हटाया गया था इसके सिंबल में। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है ना। लुमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम कहते हैं कैंडेला, ओके। इसकी जो आप लोगों का सिंबल होता है जो कि यूज़ हुआ है वो है CD, ठीक है। अब कैंडेला की अगर बात करूँ तो कैंडेला जो आप लोगों की डिफ़ाइन होती है वो ब्लैक बॉडी के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। अच्छा, ब्लैक बॉडी क्या होती है बच्चों? ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिस पे आप कितनी ही लाइट क्यों ना फॉल कर ले, ना तो लाइट गिरने से आपका मतलब लाइट उसके ऊपर फॉल करवाने से टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, और ना ही उसमें किसी तरह की ब्राइटनेस दिखेगी। तो ये होती है आपकी ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब कैंडेला की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये लाइट एनर्जी होती है जो कि एमिट करी जाएगी बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁵ स्क्वायर मीटर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको याद करने की खास ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों के लिए जाननी ज़रूरी है, ठीक है, पता होनी चाहिए। कैंडेला क्या होती है? लाइट एनर्जी होती है जो कि एमिट करी जाएगी पर सेकंड बाय दिस 6 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर मीटर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, कितने टेम्परेचर पे? 204665 केल्विन पे, ओके। सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी छोटी, ये कई जगह यूज़ नहीं होती, पर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ की। चलो, ये तो होगी आप लोगों की SI यूनिट्स के बारे में, FPS के बारे में, CGS के बारे में, MKS के बारे में, सिंपल सी यूनिट्स के बारे में जो हम जान सकते थे, हमने जान लिया। अच्छा, इन 7 यूनिट्स के बाद दो कुछ एडिशनल यूनिट्स थी या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी जो कि एक तरह से फ्री प्रोवाइड करी गई।
उस 1971 की आप लोगों की मीटिंग में। ठीक है, वो 2 यूनिट्स कौन सी थी वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लो एक बार। ठीक है, वो देख लो, वो इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से भी समझना। ये तो 7 यूनिट्स थी, हम याद भी कर सकते हैं और ये याद करनी भी पड़ती हैं। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या होता है कि अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना होता है ना फिज़िक्स में, अब जो बच्चे मेरे साथ इंटीग्रेशन कर चुके हैं चैप्टर 4 में, उनको ये बात भली बात ही पता होगी कि अगर हमें किसी भी टर्म का इंटीग्रेट करना हो या फिर किसी भी टर्म का एरिया निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसी तरीके से हमारी 2 यूनिट्स डिराइव्ड हुई थी कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का एक स्मॉल एरिया गिवन हो, ठीक है, एक स्मॉल एंगल गिवन हो, तो उससे हम वो उसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, हमें इस सर्कल पे कुछ ये पर्टिकुलर एरिया जो मैं बना रहा हूँ 2 लाइन्स के बीच ये दे दिया और इसके बीच का एंगल दे दिया थीटा या फिर डी थीटा, जो भी आप लोग लेना चाहें। और मुझे कहा गया इस पूरे एरिया का, इस पूरा सर्कल का एरिया क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं आपको इतनी सी आर्क का इतने से एंगल के साथ कुछ एरिया दे दूँ। अब ये जो डी एस एरिया है ना बच्चों, ये इस वाले पार्ट का है, ठीक है, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एक अलग रंग से तुम्हें दिखा दूँ तो ये वाला एरिया देखो, ये वाला, ठीक है। उसने कहा कि अगर एक पूरे सर्कल में मैं अगर आपको ये कुछ एरिया दे दूं, क्या आप मुझे पूरे सर्कल का एरिया बता सकते हैं? हाँ ज़रूर बता सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए जो कि डिफाइंड होती है, वो है रेडियन। क्या टर्म है वो बच्चों? रेडियन। अब रेडियन क्या कहता है वो देख लो। रेडियन कहता है कि अगर आपके पास किसी भी सेक्टर का एरिया, ठीक है ना, एक स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया गिवन हो, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा एरिया गिवन हो और उसका कुछ एंगल गिवन हो जो वो बना रहा हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर वो थीटा बना रहा है या फिर डी थीटा बना रहा है, एग्जांपल के तौर पे लेट मी टेक दिस पेन, अगर वो एंगल बना रहा है थीटा या फिर डी थीटा, कुछ भी एंगल बना रहा है, तो वो डी थीटा आप लोगों का डिफाइन होगा एज डी थीटा इक्वल टू डी एस बाय आर। अब ये जो डी एस है ये इस कर्व का एरिया होगा और आर आप लोगों का ये वाली लेंथ या फिर इनमें से कोई भी दोनों लेंथ में से जो इसके साथ कनेक्ट हो रही होंगी, इनका एरिया गिवन होगा। तो इस तरीके से आप लोग रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो रेडियन है याद रखिएगा ये 2 डायमेंशनल फिगर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सर्कल के लिए। बट अगर आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास स्फेयर आ जाए, अब ये चीज़ थोड़ी समझने की कोशिश करना, क्योंकि सर्कल और स्फेयर, अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की तो याद रखना सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना एक कोई भी सिंपल सी बॉल लेते कोई भी एक सिंपल सी बॉल लेते हैं या फिर टेनिस बॉल लेते हैं तो वो स्फेयर की शेप में होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की, ठीक है ना, सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके घर में आपने बैंगल्स देखे होंगे जिन्हें हम हिंदी में चूड़ियाँ भी कह देते हैं। ये जो बैंगल्स होते हैं ये सर्कल की शेप में होते हैं, ठीक है ना, इस शेप को सर्कल कहेंगे। और जो आपके घर में टेनिस बॉल्स हैं जिनसे आप खेलते हैं उन्हें हम स्फेयर की शेप में कहते हैं। अगर हमें उसी स्फेयर की शेप का पूरा एरिया निकालना हो और अगर हमें स्मॉल एंगल उसका गिवन हो और एक स्मॉल एरिया प्रोवाइड करा गया हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज़ स्टेरेडियन। स्टेरेडियन हमारी यूज़ होती है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए। तो जिस तरह अगर हमें एक सिंपल 2 डायमेंशनल फिगर में एक छोटा सा एंगल और कुछ एरिया प्रोवाइड किया गया हो कर्व सरफेस एरिया का, उसी तरह अगर हमें 3 डायमेंशनल फिगर में भी ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम एक एंगल डिफाइन कर सकते हैं विच इज़, एग्जांपल अगर यहाँ मैं फिगर बना देता हूँ थोड़ी। अब ये बच्चों ये इमेजिन करना कि ये एक तरीके से कोन है, ठीक है, कोन आप लोग सॉफ्टी कोन्स लेते होंगे, आप लोग घर बड़े कैप्स बनते हैं, ये उस तरीके का कोन है और इसके अंदर ये कुछ स्मॉल एंगल बना रहा है, लेट्स से डी ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर इसलिए लिया गया है ताकि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ ऊपर वाली फिगर से, और कोई इसमें ओमेगा लेने की कोई नई वजह नहीं है। एंड इसका एरिया ये जो कर्व सरफेस है ये वाला, इसका DS1 कुछ प्रोवाइडेड है और ये रेडियस R। तो यहाँ पर डी ओमेगा आप लोगों का डिफाइंड होगा डी ओमेगा DS1 बाय R², ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेरेडियन एंगल। ओके बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स थी हमारे सेकंड चैप्टर की बेसिक। आज लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम नई चीज़ नया शुरू कर देंगे, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मेज़रमेंट ऑफ टाइम।
इसके बाद कुछ यूनिट्स डेरिवेशन आ जाएंगी, वो करेंगे। पर एक चीज़ सुनो, मैंने कल क्या देखा, काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन टीचिंग को बार बार कोस रहे थे, कह रहे थे कि ये कुछ बस पैसे बनाने की जगह है, ये वो फलाना। देखो ये गलत है बच्चों, हमारा कोई मकसद नहीं है तुम लोगों से पैसे बनाने का। और विश्वास करो, कोई भी टीचर तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हों, बहुत सारे एक तरह से अच्छे खासे घर और बढ़िया चीज़ ले रखे हो। टीचर मिनिमम लाइफ जीता है और वो हमेशा जीता रहेगा, और वो तुम्हारे लिए काम करता है और किसी और के लिए काम नहीं करता। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या कह रहा है, बट इस ऑनलाइन एजुकेशन को तुम लोगों ने उनकी बातों में आकर कभी भी ये नहीं सोचना कि ये टाइम पास है। अब देखो इस लॉकडाउन के होते हुए भी जेई मेंस और एमबीबीएस के लिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है, दोनों की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है ना। नियर अबाउट जहाँ तक मुझे याद है, नीट की 26 जुलाई को डिक्लेयर हुई है, और आईआईटी का एग्ज़ाम जो जेई मेंस का है वो 19 से 22 जून तक होगा शिफ्ट में। तो देखो एग्ज़ाम्स तो होंगे, हो सकता है तुम्हारे लिए सीबीएसई आगे थोड़ा सिलेबस भी कम कर दे, बट इसका नुकसान किसको होगा? सिलेबस तो तुम्हारा कम हो जाएगा, सीबीएसई में तो तुम हो सकता है 90% ले जाओगे, बट जब किसी भी अच्छे कॉलेज के लिए एमबीबीएस की या फिर इंजीनियरिंग की सीट लेने जाओगे, तब वो तुम्हारा सिलेबस कम नहीं करेगा, वो तो तुमसे पूरा सिलेबस पूछेगा। अब उन महान लोगों से तुम ये पूछना कि अगर ये 2 महीने जब तक तुम्हारे स्कूल्स नहीं खुलते अगर ये बीत जाते हैं, तो ये सिलेबस कौन पूरा करवाएगा? उस मीडिया वाले से ये पूछना जो बार बार ये स्कूल पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हर एक स्कूल पर, वो तो हर एक स्कूल पर लगा रहा है कि हर एक स्कूल वाले चोर है। तो उससे खुद पूछो, क्या तूने अपने बच्चे का जो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, क्या साल का पैकेज नहीं दे दिया है? पहले इस चीज़ का जवाब दे। और अगर कोई बड़ा स्कूल चोर है, ठीक है ना, अगर वो ऐसा कह रहा है, पहली बात तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है तो उसको कहो स्कूल का नाम ले ले, स्कूल का नाम लेके बोल भाई ये स्कूल इतनी फ़ीस ले रहा है, इतने सब कुछ कर रहा है और एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तब हम बात करेंगे। पर तुम लोगों ने एज अ साइंस स्टूडेंट अब उनकी बातों में नहीं आना, अपनी पढ़ाई रेगुलर करो, ज़रूर करो, ज़रूरी है ये, ठीक है। ओके, सो देखो हमारे लिए मोटिवेशन सैलरी नहीं होती टीचर के लिए, हमारे लिए मोटिवेशन आप सब हो। जब आप सब लेक्चर अटेंड करते हो, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, रेगुलरली काम कर रहे हो, मुझे अपने नोट्स भेजते हो बनाए हुए, जो मैं आप लोगों को भेजता हूँ, विश्वास करो आधा मोटिवेशन, आधा क्या मैं कहता हूँ 99.99 मोटिवेशन इस लॉकडाउन में ऐसे ही मिल जाता है। कि और कोई चाहे आइडियल बैठा हो चाहे ना बैठा हो इस लॉकडाउन में, हम तो आइडियल नहीं बैठे, हम तो देश को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक अच्छे बच्चे जो कि आगे चलकर अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे रिसर्चर्स, अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे, ठीक है। तो उनकी बातों में मत आना, क्लास रेगुलरली अटेंड करो, पढ़ते रहो, ठीक है, इन्जॉय भी करो लॉकडाउन में, बट जो स्कूल में टाइम देते थे ना सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का, इसको प्लीज़ अपने लिए रिजर्व रख लो। 2 साल की मेहनत है, ओके ठीक है, और ये 2 साल की मेहनत अब की बार आखिरी बार होगी, बार बार नहीं करेंगे हम, अब की बार ढंग से पढ़ेंगे, 2 साल अच्छी तरह पढ़ेंगे, और इसके बाद एक अच्छे कॉलेज में रिस्पेक्टेड सीट लेकर अपने कंट्री के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो उनकी बातों में मत आना, रेगुलरली पढ़ते रहना, और हमेशा की तरह मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, कोई भी डाउट हो कभी पूछ लेना, ग्रुप में आप लोगों का बना ही हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।